अब आप ये देखो, एक सर्किल का जनरल इक्वेशन क्या होता है। जो आपने देख रखा है सेंटर और रेडियस फॉर्म ऑफ ए सर्किल, उसी से हम जनरल इक्वेशन बना लेंगे। और आपको पहले ही बता देते हैं कि ये जनरल इक्वेशन इस टाइप का होता है। हम इसको जनरल फॉर्म में क्यों लिखना चाहते हैं? क्योंकि हमारे पास एक और भी इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, जो कि सारे कोनिक सेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो, सर्किल हो, एलिप्स हो, पैराबोला हो या हाइपरबोला हो। ax² + by² + 2gx + 2fy + 2hxy + c = 0, दैट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए कोनिक सेक्शन। तो उसी कोनिक सेक्शन का एक स्पेशल केस होता है सर्किल। तो वो जो जनरल इक्वेशन है उसी का एक स्पेशल केस बनता है, जो अभी हमने आपके सामने लिखा था, और वो एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस जनरल फॉर्म में हम एक सर्किल का इक्वेशन लिखना चाहते हैं, और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले हमारे बनेंगे, वो फॉर्मूले कहाँ से आते हैं, तो उनको समझने के लिए हम उसी से स्टार्टिंग करते हैं जो चीज़ आप ऑलरेडी जानते हैं, सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ ए सर्किल। देखो, कोई सर्किल है, इसका सेंटर है h, k और इसकी रेडियस है r। इसका मतलब इस सर्किल का इक्वेशन क्या होगा? ये हो जाएगा इस सर्किल का इक्वेशन, ठीक है। अब ज़रा हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं, एक दूसरी फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। इस स्क्वायर को एक्सपेंड कर लो, इस स्क्वायर को भी एक्सपेंड कर लो, आर स्क्वायर को लेफ्ट में ले आओ, ठीक है, ओके। अब इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, x² + y² - 2hx - 2ky + h² + k² - r²। ये सारे कांस्टेंट टर्म्स हैं, h², k² एंड r², ठीक है। अब देखो, इसको थोड़ा सा बदल के हम ऐसे लिखेंगे, अब ज़रा सोचो कि हमने किसको क्या लिखा। -2h, इसकी जगह पर हमने लिख दिया +2g। -2k को हमने क्या लिख दिया? 2f। और ये पूरा कांस्टेंट था ना, तीनों टर्म कांस्टेंट हैं, तो मिलकर के एक कांस्टेंट बनाएंगे। तो अगर ये एक कांस्टेंट बनेगा तो उसको हमने कांस्टेंट c लिख दिया, ठीक है, ओके। ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, यही कहलाता है जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। ये तो सर्किल का इक्वेशन था, आपको पता है, उसी को मॉडिफाई करके हमने ये लिखा है। सर्किल का इक्वेशन जब भी होगा तो वो इसी टाइप का होगा। सर्किल में कोई सेंटर होगा, मे बी h, k, वॉट एवर दीज h एंड k आर, है ना। तो कोई ना कोई सेंटर होगा, मे बी h, k, कुछ ना कुछ उसकी रेडियस होगी। सो इन केस ऑफ एनी सर्किल यू कैन ऑलवेज राइट द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्किल फ्रॉम द सेंटर, दैट इज इक्वल टू रेडियस PC = r। ये पॉइंट P है, x, y। तो PC = r जब हम करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, तभी ना हमको ये इक्वेशन मिलता है। तो सर्किल की तो बेसिक डेफिनेशन है PC = r, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो कि इस तरीके से मूव करता है कि उसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, एंड दैट कांस्टेंट डिस्टेंस इज इक्वल टू द रेडियस। तो ये जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन का मतलब PC = r, तो उसी डेफिनेशन से तो हमने ये लिखा था ना। तो सर्किल का इक्वेशन जब कभी बनेगा, वो डेफिनेशन के हिसाब से हमेशा यही बनेगा। और अगर हमेशा यही बनेगा, इसका मतलब ये है कि x², इससे देखो हमको x² मिला, इसका मतलब x² का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होगा, और y² का कोएफिशिएंट हमेशा 1 मिलेगा, ठीक है। और ये हो सकता है कि x का कोई टर्म हो, इसी से मिल रहा है हमको, ये x का कोई टर्म हो, साथ में कोई y का टर्म हो, साथ में कोई कांस्टेंट हो। ये ऑप्शनल होते हैं, x का टर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बताते हैं अभी क्या मतलब है। y का टर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कांस्टेंट टर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये तो ऑब्वियसली कंपलसरी है, x² y² का टर्म होना चाहिए। तो सर्किल का इक्वेशन जब भी आपको मिलेगा वो इस टाइप का होगा। इसका मतलब किसी भी सर्किल का इक्वेशन हमेशा इस टाइप का होता है,
सिंपल बात, इसी से मॉडिफाई करके हमने ये लिखा है ना। तो सर्किल का इक्वेशन जब भी आपको देखने को मिलेगा वो हमेशा इसी टाइप का होगा। मतलब क्या है बोलने का मतलब ये कि उसमें एक एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, एक वाई स्क्वायर का टर्म होगा, एक एक्स का टर्म होगा, एक वाई का टर्म होगा और एक कांस्टेंट टर्म होगा इक्वल टू 0। अब रह जाती है बात ये एक्स की, तो एक्स का टर्म हो सकता है ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी देखिएगा आप स्पेशल केसेस आएंगे। वाई का टर्म हो सकता है ना हो, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट टर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है इस इक्वेशन में। बाकी ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, इसको गायब कर दोगे तो बात ही बदल जाएगी, कहीं से कहीं पहुंच जाएगा ये। अब ये जो हमने इक्वेशन लिखा इसी से ड्राइव करके लिखा, तो इससे क्या होगा, इससे हमारा फ़ायदा ये है कि हमें इस सर्किल के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। इनके ज़ीरो होने का क्या मतलब निकलता है, कब हो सकते हैं नहीं हो सकते, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, सारी डिटेल्स आ रही हैं। लेकिन फ़िलहाल आप ये समझो, हमने जो इक्वेशन इस तरीके से ड्राइव करके आपके सामने लिखा है, इससे क्या होगा, आपको इस सर्किल के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। उसका सेंटर पता चल जाएगा, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, सर्किल की रेडियस, सर्किल का इवन एग्जिस्टेंस, है ना, सब समझ में आपको इसी से आ जाएगा। ये ध्यान रखना कि अक्सर ऐसा होता है कि आपको सर्किल का इक्वेशन इस फॉर्म में दिया जाएगा और फिर उससे रिलेटेड बहुत कुछ कैलकुलेट करने के लिए आपसे कहा जा सकता है, ठीक है। तो जब आपको सर्किल का इक्वेशन इस फॉर्म में दिया जाए, देन यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। कैसे मिलेगा, देखो कैसे मिलेगा। ये 2g हमने किसकी जगह पर लिखा है, -2h की जगह पर। इसका मतलब g किसके बराबर हो गया, -h के बराबर। मतलब ये कि h किसके बराबर हो गया, -g के बराबर। और 2f किसकी जगह पर लिखा है, -2k की जगह पर। इसका मतलब k किसके बराबर हो गया, -f के बराबर। और हम पहले से बोल के चल रहे हैं ना, सर्किल का सेंटर क्या है, h, k। तो फिर इस सर्किल का सेंटर बनेगा h, k। मतलब कि -g, -f। समझ रहे हैं, इस सर्किल का सेंटर क्या बनेगा, -g, -f। और ये g क्या चीज़ है, x के कोएफिशिएंट का आधा, x के कोएफिशिएंट का आधा, 2g का आधा कर दो, g मिल जाएगा। और जो सेंटर बोल रहे हैं g, -f, तो वो f क्या चीज़ है, y के कोएफिशिएंट का हाफ, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ सर्किल का सेंटर, जो कि हम h, k बोल रहे थे, आप इसको ये भी लिख सकते हैं -g, -f। तो जब सर्किल का ये इक्वेशन बनेगा तो ऐसे सर्किल के लिए आप बोलेंगे सर्किल का सेंटर है -g, -f। g आपको यहाँ से मिलेगा, f आपको यहाँ से मिलेगा। दूसरी बात, ये c हमने किसकी जगह पर लिखा है, जब आप रूट लेंगे तो कायदे से प्लस माइनस होना चाहिए, लेकिन रेडियस तो प्लस ही होगी ना हमेशा, तो सिर्फ प्लस ले लो। तो हमने जो सर्किल का इक्वेशन लिखा था x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, वो जो r था वो क्या था, सर्किल की रेडियस। देखो r किसके बराबर बन रहा है, सर्किल की रेडियस कितनी बन रही है, √h² प्लस, एक मिनट, हाँ ठीक है, एक मिनट, इसको ये कर देते हैं। लेकिन असल में हमको ये h और k के टर्म्स में नहीं चाहिए, हमारे पास तो इक्वेशन ये अवेलेबल होगा ना, तो h और k को हटा देते हैं, उसको g और f में कन्वर्ट कर देते हैं। h ये है और k है -f, तो इसको हम हटा देते हैं। h की जगह पर -g करोगे, -g का होल स्क्वायर, g स्क्वायर बन जाएगा। k की जगह पर -f करोगे, -f का होल स्क्वायर। तो ये बन गई सर्किल की रेडियस। ये आपको याद नहीं रखना है, याद ये रखना है, सर्किल की रेडियस होती है √g² प्लस f² - c। जब कभी भी सर्किल का इक्वेशन इस फॉर्म में दिया जाए, जनरल फॉर्म में दिया जाए, दिस इज़ द जनरल फॉर्म, तो उससे अगर आपको सर्किल की रेडियस फाइंड करना है तो रेडियस का ये फार्मूला है। इसके लिए आपको g चाहिए, यहाँ से मिलेगा
F चाहिए यहाँ से मिलेगा, C चाहिए यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो इस सर्किल की ये होती है रेडियस और इस सर्किल का ये होता है सेंटर, -G, -F। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, इसको ध्यान से समझ लो, बहुत आसान सी चीज़ है। अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग हुई है, अभी ये चीज़ बहुत आगे तक जाएगी। सर्किल के इस इक्वेशन को यूज़ करके अभी हम बहुत कुछ लिखेंगे और बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको सॉल्व करना होंगी। काफ़ी बड़ा चैप्टर है सर्किल का, बहुत टाइप की प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना होंगी। और इन सारी जगहों पर एक कॉमन बात है जो हर जगह पर आपको ध्यान रखना है, वो ये, कभी भी सर्किल का इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ हो और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना हो, कुछ भी फाइंड करना हो, तो इस बात का ध्यान रखना कि सबसे पहला काम जो आप करेंगे, सबसे पहला काम वो ये कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चेक कर लो 1 है कि नहीं है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट चेक कर लो 1 है कि नहीं है। अगर नहीं है तो पहले 1 बनाओ, उसके बाद कुछ भी फाइंड करो, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करो। सबसे पहले इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको 1 बनाना है, उसके बाद फिर आप कुछ भी सॉल्व करेंगे। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे देखो हमने क्या बोला था, x के कोएफिशिएंट का आधा कर दोगे तो वो g हो जाएगा। अब g हमारा इस फॉर्मूले में इस्तेमाल हुआ, f भी इस्तेमाल हुआ, सेंटर में भी इस्तेमाल हुआ g, है ना। तो मालूम पड़ा यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे 10x, तो बताओ 2g कितना बना 10, मतलब g कितना बना 5, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 5 लिख दोगे, रिजल्ट निकालोगे। लेकिन पता चला कि आपने ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ पर 2x² था 2y² था, तो अगर यहाँ पर 2 और 2 प्रेजेंट है और यहाँ पर 10 आपको दिख रहा है, तो जी जब आप 5 लिखोगे ये सब गलत हो जाएगा। हम जो रिजल्ट्स आपको बता रहे हैं कि रेडियस ये है और सेंटर ये है, ये दोनों रिजल्ट इस इक्वेशन के लिए वैलिड हैं। इस इक्वेशन को ध्यान से देख लो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तब यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट है वो 2g है, उससे आपको g मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम सर्किल की सॉल्व करना हो यूजिंग दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, सबसे पहले यू विल मेक श्योर दैट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर दे आर 1। इफ दे आर नॉट 1, देन फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर anything else, first of all you have to make these coefficients equal to 1। आप इनको 1 बनाओगे सबसे पहले, उसके बाद कोई और काम करोगे। 1 बनाने में क्या जाता है, अरे 2 लिखा है ना, 2 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा 1 यहाँ पर 3 लिखा हो, 3 से डिवाइड कर देना, बाकी जिसका जो होता है वो होने दो डिवाइड, वो भी सब हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ, एक सर्किल का इक्वेशन अगर ये हो गया, तब क्या करोगे भैया, 1 कैसे बनेगा, आप जरा बता दो। असल में ये सर्किल का इक्वेशन बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। अगर इस टाइप का कोई भी इक्वेशन आपको लिख करके दिया जाए तो सर्किल का इक्वेशन बनेगा ही नहीं। सर्किल का इस इक्वेशन के सर्किल का इक्वेशन बनने की कंडीशन होती है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। अभी हमने क्या बोला था कि सर्किल का इक्वेशन जब भी होगा तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा, ऑफ कोर्स होगा। लेकिन इस पूरे इक्वेशन को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं, 2 से कर दो तो 2 फिर ये जो भी बनेगा सो बन जाएगा। आप पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। तो असल बात ये नहीं है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए तभी ये सर्किल बनेगा। असल बात ये है कि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके कुछ और भी लिख सकते हो, लेकिन जो कुछ भी आप करोगे, जो नंबर यहाँ पर आएगी वही नंबर यहाँ पर आ जाएगी। तो सर्किल होने की कंडीशन है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड हो वही वाई स्क्वायर के साथ, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो वही वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट होना चाहिए, तब ये सर्किल बन सकता है। गारंटी तब भी नहीं है क्योंकि इसके अलावा एक कंडीशन और भी लगती है, बताते हैं अभी। तो ये सर्किल का इक्वेशन होगा ही नहीं, इसकी चिंता आपको नहीं करना है। 1 बनाने की कोशिश मत करो, ज़रूरत नहीं है, सर्किल है ही नहीं है। फिर वो एलिप्स बनेगा या जो भी बने, पैराबोला हाइपरबोला जो भी बने, वो बाद में देख लिया जाएगा। अभी हम सर्किल की बात कर रहे हैं। अब जैसे मान लो यू हैव दिस काइंड ऑफ इक्वेशन,
ठीक है, ये एक इक्वेशन है। अब ये सर्किल का मान लो इक्वेशन है, आपसे कुछ कहा जाए इसके बारे में, मे बी फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, फाइंड द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉर्ड और द लाइन सेगमेंट कट बाय दिस सर्किल ऑन दिस लाइन, और मे बी द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ दिस सर्किल फ्रॉम दिस लाइन, या मे बी टेंजेंट ऑन दिस सर्किल। बहुत कुछ अभी आगे आएगा। कुछ भी करने से पहले इसको पहले चेंज करो। आप आगे कुछ कर पाओ या नहीं कर पाओ उससे कोई मतलब नहीं है। अगर सर्किल का इक्वेशन दिया है, सबसे पहला काम आप ये कर लेना, 2 2 हटा लो, 1 1 बना लो, 2 से डिवाइड कर दो पूरे को। ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब आगे आपको जो करना है सो करो। अब आप देखोगे 2g कितना है, x का कोएफिशिएंट कितना है 2, x का कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या होता है 2g, तो 2g इक्वल टू 2, तो g इक्वल टू 1, -3 दैट इज इक्वल टू 2f, तो f इक्वल टू -3/2। ठीक है, कांस्टेंट टर्म c कितना है 5 के बराबर। c को 10 मत बोल देना क्योंकि यहाँ पर 2 है, इसलिए 10 नहीं होगा c का वैल्यू। वो जो c लिखा हुआ है जो हमारे और भी फार्मूलों में इस्तेमाल हो रहा है, ये c 5 बनेगा जब यहाँ पर 1 और 1 होगा। ठीक है, सो यू हैव टू बी केयरफुल, इस बात का आपको ख्याल रखना है पूरे चैप्टर में। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट दे शुड बी ऑल 1, बोथ ऑफ देम दे शुड बी 1। और देखो ये जो रेडियस है स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इससे देखो हम एक चीज़ ये लिख सकते हैं, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव हो जाए तो रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आपको कुछ रियल वैल्यू मिलेगी रेडियस की। अगर एक्चुअल में सर्किल एग्जिस्ट करता है तो उसकी रेडियस की एक रियल वैल्यू तो होगी, कोई ना कोई रियल वैल्यू तो ज़रूर होगी, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल, उससे मतलब नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो, बस एक रियल वैल्यू होनी चाहिए। तो इसके रियल वैल्यू होने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर की चीज़ क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। रियली एग्जिस्टिंग सर्किल होगा तो कुछ ना कुछ उसकी रेडियस ज़रूर बनेगी, इसलिए ज़रूरी है कि रूट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर देन 0 हो जाए। जब ये ग्रेटर देन 0 है तब ये एक्चुअल में एक रियल सर्किल बनेगा। अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए तो फिर सर्किल की रेडियस कितनी हो जाएगी 0, तो ये बन जाएगा एक पॉइंट सर्किल। और अगर ये नेगेटिव हो जाए तो फिर ये बन जाता है इमेजिनरी सर्किल। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। दूसरी बात आप ये नोट करो कि जो सर्किल का जनरल इक्वेशन लिखा है, एक बात तो आपको बता चुके हैं कि इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल होगा, चाहे वो 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, दोनों। दूसरी बात, इसमें कहीं पर आपको x इंटू वाई का एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है, x इंटू वाई, ऐसा कोई टर्म देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आएगा कहाँ से? आ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सर्किल का तो डेफिनेशन ही वैसा है कि जब हम लिखते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वो जो एक्सप्रेशन होता है, वो जो इक्वेशन होता है, उसको जब आप एक्सपेंड करेंगे दोनों टर्म्स को, तो x इंटू वाई आने का तो कहीं से कोई चांस ही नहीं है। तो सर्किल के इक्वेशन में x इंटू वाई का एक टर्म नहीं होता है। ऐसे लिख देते हैं हम, किसी भी सर्किल के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको इक्वल देखने को मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, एक्स और वाई का कोई टर्म आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू वाई दिस इज 0। ठीक है, ओके। अब एक बात ये समझो, हम आपको अभी बोले थे थोड़ी देर पहले कि कोनिक सेक्शन, एक कोन लो, डबल कोन, और उसको आप किसी प्लेन से इंटरसेक्ट करा दो तो अलग अलग टाइप के कर्व बनते हैं। वो जो कर्व बनेगा, इट मे बी ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इट मे बी ए सिंगल पॉइंट,
इट मे बी ए सर्किल और एलिप्स और पैराबोला और हाइपरबोला। और वो जो कोनिक सेक्शन होता है जिसके ये अलग अलग केसेस, अलग अलग स्पेशल केसेस बन सकते हैं, उस कोनिक सेक्शन का एक जनरल इक्वेशन होता है। ये आपको बता चुके हैं पहले भी हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में। सो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये एक कोनिक सेक्शन का जनरल इक्वेशन है। और जब हम बोलते हैं कोनिक सेक्शन, मतलब कि कोन पर बना हुआ सेक्शन जो कि कोई प्लेन बनाता है, जो कि उस प्लेन में पड़ने वाला एक कर्व होता है, वे जिसकी अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ फिर बनती हैं, सर्किल, एलिप्स, पैराबोला वगैरह। तो ये तो कोनिक सेक्शन का जनरल इक्वेशन होता है। अब ये इक्वेशन सर्किल का इक्वेशन कब बनेगा, तो देख लो। हमें चाहिए सर्किल के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट इक्वल चाहिए, तो ए और बी इक्वल होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एक्स वाई का कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इक्वेशन विल represent a circle if a is equal to b। ये वही बात है जो अभी हमने लिखी थी, ठीक है। दूसरी बात, एक्स वाई का टर्म नहीं होना चाहिए, 2h 0 होना चाहिए, मतलब कि h 0 होना चाहिए, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई शुड बी इक्वल टू 0। और तीसरी कंडीशन ये है कि इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट, जिसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं डेल, which is af square, which is abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square, this should not be equal to 0, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, h की वैल्यू 0 होनी चाहिए और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए, तब ये इक्वेशन एक सर्किल बन जाता है। वैसे इसकी चिंता मत करो, इसी का जब स्पेशल केस बनता है, जब ए और बी को आप इक्वल कर देंगे, ए से डिवाइड कर दो, एक्स वाई को गायब कर दो, एक्स का कोई टर्म होगा, वाई का कोई टर्म होगा और कांस्टेंट टर्म। सो इस चैप्टर में हम ज़्यादातर इसी की बात करेंगे। दिस इज़ द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। अब ज़रा इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखो। बताओ क्या ये एक रियल सर्किल है या इमेजिनरी सर्किल है। देखो x का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है आपको, 1, तो g कितना हो जाएगा 1/2। y का कोएफिशिएंट विच इज़ 2f इन द जनरल फॉर्म, दिस इज़ 1, तो f कितना हो गया 1/2 और कांस्टेंट टर्म कितना है 1। सो चेक दिस वैल्यू, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये आ गया नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब ये कैसा सर्किल है, ये एक इमेजिनरी सर्किल है, ठीक है। तो फिर रेडियस फाइंड करने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा दूसरा एग्जांपल देखो। बताओ ये सर्किल रियल है या इमेजिनरी है। दूसरी बात आपको ये बताना है सर्किल की रेडियस क्या है, और तीसरी बात आपको ये बताना है कि इस सर्किल का सेंटर क्या है। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो। 2g ये 4 है और 2f की जगह पर क्या है -6, तो f की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो सर्किल का सेंटर हो जाएगा -g, -f, -g -2 हो गया, -f ये +3 हो गया। तो सर्किल का सेंटर हो गया -2, 3। अच्छा इस सर्किल की रेडियस हो जाएगी g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c स्क्वायर रूट 12 यूनिट। दिस इज द रेडियस। ऑब्वियसली एक रियल सर्किल है क्योंकि g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c पॉजिटिव आ गया।
क्या लगता है आपको, ये सर्किल का इक्वेशन है क्या? कांस्टेंट टर्म तो इसमें नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बराबर है ना, और एक्स वाई का कोई टर्म तो है नहीं। तो ये सर्किल रियल सर्किल बन सकता है अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव हो जाए। जी 2g की जगह पर क्या है? -4, तो g कितना हो जाएगा? -2। सिमिलरली f कितना हो जाएगा? -1। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी तो है नहीं, तो ये पॉजिटिव आया। इसका मतलब ये एक सर्किल है और ये एक रियल सर्किल है। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ रियल सर्किल। हम इसको सर्किल की जो सेंटर रेडियस फॉर्म होती है ना उसमें भी लिख सकते हैं। फिलहाल आप ये बताओ इसका सेंटर क्या है और इसकी रेडियस क्या है? सेंटर हो जाएगा -g, -f, ये हो गया सेंटर, और रेडियस हो जाएगी स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये हो गई सर्किल की रेडियस। ठीक है, अब देखो अगर ये सेंटर है और ये रेडियस है तो सर्किल का इक्वेशन हम सेंटर रेडियस फॉर्म में ये लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखा वो असल में ये इक्वेशन है, दोनों एक ही चीज़ है। देख लो आप ध्यान से, इसको मॉडिफाई करके देख लो, आपको यही मिलेगा। स्क्वायर्स को एक्सपेंड करके देख लो, जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर आएगा 4 + 1 वो उस कांस्टेंट के बराबर है, इसलिए दोनों तरफ से कांस्टेंट खत्म हो गए। इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं बचेगा, इसीलिए हम आपको बोल रहे थे कि सर्किल के इक्वेशन में कांस्टेंट का होना ज़रूरी नहीं है। असल में क्या होता है, जब इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होता है तो ये एक ऐसे सर्किल का इक्वेशन बनता है जो कि ओरिजिन से पार होता है, ओरिजिन से 0,0 से। क्यों? देखो कांस्टेंट टर्म अगर नहीं है तो या तो सिर्फ x के टर्म्स होंगे या फिर सिर्फ y के टर्म्स होंगे, है ना। और ओरिजिन का मतलब 0,0, मतलब x = 0, y = 0। तो जब आप ऐसे इक्वेशन में x को 0 y को 0 करोगे तो सिर्फ x के टर्म्स हैं, वो सब x = 0 की वजह से 0 हो जाएंगे, या फिर सिर्फ y के टर्म्स हैं तो फिर वो y = 0 की वजह से 0 हो जाएंगे। तो जब सब 0 हो ही जाएंगे, एक कांस्टेंट बचा हुआ रह गया था, कांस्टेंट रह गया था। अगर x 0 y 0 करोगे भी तो अकेला कांस्टेंट ऐसी चीज़ है जो 0 नहीं बनता, लेकिन वो कांस्टेंट तो है नहीं यहाँ पर। इसका मतलब पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा फॉर एनी कोएफिशिएंट ऑफ x, फॉर एनी कोएफिशिएंट ऑफ y, फॉर एनी कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y, x² एंड y²। तो ऐसे इक्वेशन को ओरिजिन हमेशा सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि ओरिजिन उस सर्किल पर पड़ेगा, मतलब कि वो सर्किल ओरिजिन से पार होगा। अगर कोई भी ऐसा इक्वेशन हो x² + y² + 2gx + 2fy = 0, तो इसमें कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो फिर x = 0 y = 0 इसको ज़रूर सेटिस्फाई करेगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ g, फॉर एनी वैल्यू ऑफ f। तो ये एक ऐसा एक सर्किल का इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पार होता है। ठीक है, जिस सर्किल के इक्वेशन में आपको कांस्टेंट टर्म ना दिखाई दे, समझ लेना कि वो ओरिजिन से पार होने वाला सर्किल है। फॉर एग्जाम्पल इस इक्वेशन को देखो, ये ओरिजिन से पार होने वाला सर्किल है। इसको देखो, ये एक सर्किल का इक्वेशन है, x² y² के कोएफिशिएंट्स इक्वल है। ठीक है, एक्स वाई का कोई टर्म है नहीं, g² + f² माइनस सी पॉजिटिव है। तो सर्किल का इक्वेशन है और ये ओरिजिन से पार होने वाले सर्किल का इक्वेशन है। अभी हम इसकी बात करेंगे, स्पेशल केसेस सर्किल के। कोई सर्किल ओरिजिन से पार हो तब उसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स एक्सिस को टच करे तो क्या इक्वेशन होता है, वाई को टच करे तो क्या इक्वेशन होता है, एक्स को टच करे एक पर्टिकुलर रेडियस हो तो क्या इक्वेशन होता है, वाई को टच करे पर्टिकुलर रेडियस हो तब क्या इक्वेशन होता है, दोनों एक्सिस को टच करे तब क्या इक्वेशन होता है, एक पर्टिकुलर लेंथ की कॉर्ड एक्स एक्सिस पर बनाए वाई एक्सिस पर बनाए तब क्या इक्वेशंस होते हैं। ये सब अभी आपको बताएंगे, ये सब स्पेशल केसेस होते हैं इन्हीं सब जनरल इक्वेशंस के। चाहे वो जनरल इक्वेशन आप सेंटर रेडियस फॉर्म में लिखो या फिर ये जनरल इक्वेशन लिखो। ओके, सो इस सर्किल की अगर हम बात करें, ये कैसा सर्किल है, ये एक ऐसा सर्किल है जो कि ओरिजिन से पार हो रहा है, क्योंकि x = 0 y = 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसके लेफ्ट हैंड साइड को 0 बना रहा है।
अच्छा ठीक है, इसका बताओ सेंटर क्या होगा और इसकी रेडियस क्या होगी। देखो इसको अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप कंपेयर करें, 2g की वैल्यू कितनी है और 2f का वैल्यू कितना है, तो सेंटर हो जाएगा -g, -f। So this is the center of the circle. What about the radius? Radius हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस c is 0 here. So this is square root 5. This is the radius of the circle. एक और एग्जाम्पल देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4f माइनस -4y -1 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें x का टर्म नहीं है, हमने बोला था ना x का टर्म ऑप्शनल होता है। एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर के टर्म्स हैं, दोनों के कोएफिशिएंट 1 और 1 है, मतलब कि इक्वल है। एक्स वाई का कोई टर्म नहीं है, तो ये सर्किल का इक्वेशन तो बनेगा। अब ये रियल सर्किल है या इमेजिनरी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, एफ कितना बन जाएगा 2 माइनस c, पॉजिटिव का मतलब दिस इज अ रियल सर्किल। चलो ये सर्किल तो है। क्या ये ओरिजिन से पार होता है? नहीं होता है। x को 0 y को 0 करके देख लो, ये टर्म 0 हो जाएगा, -1 बचा रह जाएगा, तो ये पूरा -1 इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता है। तो दिस इक्वेशन डज नॉट पास थ्रू 0,0। इनफैक्ट सर्किल के किसी भी इक्वेशन में, किसी भी सर्किल का इक्वेशन दिया हो, अगर उसमें कोई कांस्टेंट टर्म है तो वो सर्किल कभी भी ओरिजिन से पार नहीं होगा। ओके अच्छा ये बताओ इसका सेंटर क्या है और इसकी रेडियस क्या है। देखो कंपेयर करते हैं हम, 2g, x का कोएफिशिएंट 0 है तो g 0 हो गया, 2f, y का कोएफिशिएंट यहाँ पर 4 दिख रहा है तो f का वैल्यू 2 हो गया। सेंटर बनेगा -g, -f, -g, -f। तो ये हो गया इस सर्किल का सेंटर और इसकी रेडियस स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, सी का वैल्यू -1 है, तो ये आ जाएगी रेडियस स्क्वायर रूट 5। इसी तरीके से अगर y का टर्म ना हो, x का टर्म हो, कांस्टेंट टर्म हो, तब भी वो सर्किल बन सकता है। अब अगर दोनों ही ना हो, समथिंग लाइक दिस, देखो ना तो इसमें x है ना इसमें y है और एक्स वाई भी नहीं है। एक्स वाई का होना, x का टर्म होना ऑप्शनल, y का टर्म होना ऑप्शनल, x इंटू वाई का ना होना कंपलसरी है ना। तो एक्स वाई का टर्म तो x इंटू वाई का टर्म तो नहीं है, x का टर्म नहीं है कोई बात नहीं, y का टर्म नहीं है कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट तो बराबर है ना, और x इंटू वाई भी नहीं है, तो सर्किल का इक्वेशन तो हो सकता है और ये है। और ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना जो आपने देख रखा है, अ सर्किल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड द रेडियस r, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये सर्किल ऑब्वियसली है, इसका सेंटर ओरिजिन पर है और इसकी रेडियस कितनी है 3। अगर आप अपना जनरल इक्वेशन जो होता है सर्किल का उसको अप्लाई करें तो x का कोएफिशिएंट कितना है, तो g 0 हो गया, y का कोएफिशिएंट कितना है, तो फिर f 0 हो गया। g और f अगर 0 है तो सेंटर बनेगा -g, -f, -0, मतलब 0,0। सो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। और रेडियस का फॉर्मूला यूज़ कर लो, स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, सी कितना है यहाँ पर -9, तो ये लो, ये आ गई रेडियस। ठीक है, तो g और x और y के जो टर्म्स होते हैं दे आर ऑप्शनल इन द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। कांस्टेंट टर्म वो भी ऑप्शनल है। अब आप तीनों को ही गायब कर दोगे, अगर लो x को भी गायब कर दिया, y को भी गायब कर दिया, कांस्टेंट को भी गायब कर दिया, तो ठीक है अभी भी ये सर्किल का इक्वेशन है, लेकिन ये एक पॉइंट सर्किल है, इसका सेंटर है 0,0 पर और इसकी रेडियस है 0। एक सर्किल है, उसका ये सेंटर है और उसकी रेडियस है 2। ठीक है, आपको इस सर्किल का इक्वेशन जनरल फॉर्म में लिखना है।
पहले सेंटर रेडियस फॉर्म में लिख लेते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। अब इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ये लो, ये हमने लिख दिया जनरल फॉर्म में इस सर्किल का इक्वेशन। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए जैसे ये इक्वेशन दे दिया जाए या ये सब दे दिया जाए, बोला जाए कि इसके इक्वेशन को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख करके दिखाओ, तो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगी, x इक्वल टू एच प्लस रेडियस इंटू कॉस थीटा, और h कितना है यहाँ पर -2 प्लस रेडियस इंटू कॉस थीटा, और y इक्वल टू k प्लस रेडियस इंटू साइन थीटा। ठीक है, सो ये हमने लिख दिया इस सर्किल के इक्वेशन को पैरामीट्रिक फॉर्म में। अगर ऐसे दिया जाता हमें g मिल जाता, f मिल जाता, मतलब h और k मिल जाता। जो सेंटर h कॉमा k होता है वही सेंटर माइनस g कॉमा माइनस f होता है। और अगर आपको h और k पता है तो सर्किल का पैरामीट्रिक इक्वेशन ये आप फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए आपको h और k, यहाँ पर g और f मत कर देना। ठीक है, करना भी है तो माइनस g कर दो, माइनस f कर दो, वो चल जाएगा, लेकिन उतना सब बदल बदल के याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब याद रखना, उसके लिए आपको h और k चाहिए, सेंटर पता है मतलब h और k पता है। तो ऐसा इक्वेशन देख करके आपसे पैरामीट्रिक फॉर्म पूछी जा सकती है। इसके लिए आपको रेडियस भी चाहिए होगी, और ऐसे इक्वेशन से रेडियस फाइंड करना भी आपको आता है। स्क्वायर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c।